तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें है हमारा स्क्विड गेम का मेन कैरेक्टर गी-हून, सोंग गी-हून। और इस के ड्रामा का पहला पार्ट ही मैंने अभी तक देखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ह्योंजू जब बाथरूम में फ्लश कर रहा होता है तो बिना दरवाजा लगाए ही फ्लश कर रहा होता है, जिसके बाद अचानक से एक लड़की लाल कपड़े में आती है और उसी के बाथरूम में घुस जाती है अचानक से। और भाई ये कितना शर्मनाक था भाई, मतलब बहुत हंसी आया इसमें देख के। एंड इसके बाद जो हुआ भाई साहब, तुम जान के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले तुम जान लो, मैं हूँ आनंद, आप देख रहे हो नाइस टू मीट यू मूविक्सो पे। और हाँ, इसे ह्योंजू को देख के मुझे तो हमेशा सोंग गी-हून ही याद आता है। तो तुम लोग भी बताओ कि तुमने इसे पहली बार कहाँ देखा था। तो चलो इस कोरियन ड्रामा के पूरी कहानी को जानते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है ह्योंजू का एक डिलीवरी बॉय के एंट्री में, जो पहले तो एक्टर था पर अब एक नॉर्मल इंसानों की तरह प्रिंट शॉप में काम कर रहा होता है। मतलब एकदम हीरो टू जीरो वाली जिंदगी चल रही होती है इसकी। उसके बाद ह्योंजू चिकन फ्राई लेकर अपने दोस्तों के पास प्रिंट शॉप में आता है, जहाँ पर सभी दोस्त चिकन फ्राई का मजा लेते हुए एंटरटेन करते हैं। लेकिन तभी ह्योंजू को नजर पड़ती है एक बुक पे, जिसमें उसी की एक्स गर्लफ्रेंड की स्क्रिप्ट होती है। उसका नाम सेना है, जो टॉप एक्ट्रेस है ह्योंजू की वजह से। वो कैसे आगे तुम्हें पता चलेगा। अब दोनों की पास्ट थोड़ी सी मेसी थी। ह्योंजू और सेना पहले रिलेशनशिप में थी और दोनों साथ में ऐसे एक्टर थे जो साथ में काम करते थे, एक्टिंग वगैरह, मतलब हीरो हीरोइन समझ लो। पर इन दोनों की रिलेशनशिप सभी के सामने पब्लिश होने वाली थी, जिससे सेना की करियर खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर सेना रोती है, गिड़गिड़ाती है, जिससे ह्योंजू इमोशनल हो जाता है और इस आदमी के सामने झुककर माफी मांगता है कि प्लीज ये रिलेशनशिप वाली स्टोरी ना छापे। और यहीं से इन दोनों की ब्रेकअप हो जाती है। और इसी वजह से ह्योंजू अपने दोस्त को स्क्रिप्ट डिलीवर करने के लिए बोलता है। ह्योंजू कहता है, यार तुम ही चले जाओ ना, एक्स गर्लफ्रेंड के सामने मैं जाऊंगा तो कैसा लगेगा, मैं क्या इसे टॉफी पहन के जाऊंगा या फिर मुंह ढक लूंगा। लेकिन इसका दोस्त नहीं मानता है, फिर ह्योंजू को ही जाना पड़ता है। फिर ऑफिस जाते टाइम ब्लैक कोट वाली एक लड़की ह्योंजू से टकरा जाती है। अब ये क्यों टकराती है जानेंगे इसके आगे में। और इसी लड़की का नाम था मिस वी। उसके बाद ह्योंजू स्क्रिप्ट लेकर एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है। लेकिन ह्योंजू जब स्क्रिप्ट देता है तो टोपी से अपना चेहरा ढकते हुए एक्स को स्क्रिप्ट देता है, ताकि उसका एक्स गर्लफ्रेंड उसे देख ना ले कि इसका फटी हाल हो चुका है। उसके बाद इसका एक्स उसको थैंक यू बोलती है। उसके बाद यहाँ से चले जाता है ह्योंजू। उसके बाद वही लड़की दिखाई जाती है जो थोड़ी देर पहले ह्योंजू से टकराई थी। अब ये लड़की यहाँ पर विधायक के पीए से मिलने आई थी, पर इसकी नसीब इतनी खराब थी कि आने से पहले ही पीए की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में, क्योंकि ये लड़की किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसी के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आई थी पीए से। जिसका इस ऑफिस में बैठा हुआ एक आदमी उसे 2 पैसे का गड्डी देता है और उसे दफा होने के लिए कहता है। और जैसे ही ये आदमी ये बात बोलता है, लड़की की सटक जाती है। ये लड़की 2 बोतल ड्रिंक को आइस ग्लास में डालती है, साथ ही उसी पैसे को उसी में डाल के घटक जाती है और उस आदमी से कहती है, इसे तुम अपना फीस समझ लो। उसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है। लेकिन हाँ, जाने से पहले ये जो डकार मारती है भाई साहब, क्या डकार लेती है तुम खुद सुनो। फिर उसके बाद ह्योंजू को दिखाया जाता है, जो अपने आप से कह रहा होता है कि आखिर मैंने क्यों अपना फेस छुपाया, मैं क्यों छुपा रहा था, मैं कौन सी बात से शर्मा रहा था आखिर। लेकिन तभी वहाँ पर इसकी एक्स आ जाती है और फिर उससे बात होती है और यहीं पे उसकी बेइज्जती होती है भाई साहब ह्योंजू की। ये लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये हालत देख के मुझे दया आएगी या फिर सच में तुम्हारी फटी हालत हो गई है। एंड उसके बाद ही ह्योंजू रिप्लाई में कहता है, तुम्हारी मुझे ये बात याद रहेगी हमेशा, बस अपनी ख्याल रखना। और वहाँ से ह्योंजू चला जाता है अपनी गाड़ी में। रास्ते में सोचते हुए जाता है कि कैसे शूटिंग के टाइम उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और उसके बाद तो जानते हो कैसे उसको धोखा दे दिया। लेकिन अचानक से ह्योंजू को पता चलता है कि उसकी गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई है। वही लड़की थी जो ह्योंजू से टकराई थी, मिस वी, ब्लैक कोट वाली लड़की। इसकी गाड़ी में नशे के हालत में होती है। उसके बाद लड़की नशे के हालत में पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस स्टेशन दोनों पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ह्योंजू पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा देती है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि लड़की गलती से नशे के हालत में ह्योंजू की गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बाद लड़की सॉरी बोलती है और ह्योंजू वहाँ से चले जाता है। एंड उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर ह्योंजू आता है लड़की के पास, उसको शराब उतरने की दवा देता है और लड़की उसे अपनी नंबर देती है और लड़की बोलती है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे कॉल करना। उसके बाद ह्योंजू वहाँ से चला जाता है अपनी प्रिंट शॉप में। एंड यहीं से अब ह्योंजू की जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद प्रिंट शॉप में एक डायरेक्टर आता है, जिसने अपनी पहली स्क्रिप्ट को प्रिंट करने के लिए दिया हुआ था, पर थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ह्योंजू को फिर से रीप्रिंट करने के लिए बोलता है। और जब ये जा रहा होता है तो ह्योंजू को बार बार घूर कर देखते हुए कहता है, मैंने इन्हें कहीं तो देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। एंड उसके बाद जब ह्योंजू अपना शॉप बंद कर रहा होता है, तब अचानक से वही आदमी उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ह्योंजू बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है, मुझे तुम हार्ट अटैक दिला देते भाई। इसके बाद ये आदमी कहता है, मुझे याद आ गया आप कौन है, आप तो एक्टर हैं। एंड ह्योंजू रिप्लाई में कहता है, इतना दूर से तुम मुझे यही बताने के लिए आए थे। फिर ये लड़का कहता है, नहीं, मैं आपको कास्ट करने के लिए आया हूँ, वो भी मेन कैरेक्टर के लिए, जिसका नाम है डिटेक्टिव केंग पिलगू। पर ह्योंजू नहीं मानता है इस फिल्म के कास्ट के लिए। लेकिन फिर भी ये लड़का ह्योंजू को मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। जब सुबह प्रिंट शॉप में आता है तब वहाँ पे ये लड़का पहले
पहले से होता है, सुबह डिलीवरी लेके जाता है तो वहाँ पे भी होता है, टॉयलेट में भी होता है। मतलब बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार ह्यूंजू मानता है इस फिल्म को करने के लिए। फिर उसका डायरेक्टर और ह्यूंजू दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम किस टाइप के इंसान हो, हीरो किस टाइप का है। इतना सब बात करने के बाद उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और इस डायरेक्टर का नाम होता है इस सीरीज में। फिर शूटिंग होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ह्यूंजू जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डिटेक्टिव का रोल कर रहा होता है, पर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि ह्यूंजू का बॉडी एक नाजुक कली की तरह था जो एक्शन करते हुए थक जा रहा था। मतलब बहुत ज्यादा उसे चोटें लग रही थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार शूटिंग कंप्लीट होती है और इसी खुशी में डायरेक्टर सभी को पार्टी देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें ह्यूंजू को स्टेज पे, जहाँ पर इसे प्राइज मिलता है इस फिल्म के रोल के लिए। मतलब इसकी स्क्रिप्ट सच में लोगों को इतना ज्यादा पसंद आती है कि रातों रात ह्यूंजू की जिंदगी बदल जाती है और धीरे धीरे ह्यूंजू को बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं। फिर ह्यूंजू इसी तरह से पॉपुलर स्टार बन जाता है। मतलब ह्यूंजू डिटेक्टिव किंग पिल्गू के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस लड़की को। ये लड़की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था, जहाँ पर दो आदमी नशे के हालत पर बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे इस लड़की से, लेकिन लड़की सीधा सीधा बोलती है मुझे मत छुओ, भागो, चलो निकलो यहाँ से। मतलब भाई, और ये लोग भाग भी जाते हैं कुछ भी। एंड उसके बाद इस लड़की के बारे में कुछ फ्लैशबैक बताया जाता है कि पूरी मेहनत और लगन से इस लड़की ने ऐसा ऐसा काम किया जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियन की भी फट जाती थी वहाँ पे। इसने वहाँ पे भी जाकर अपना काम पूरा किया। एंड इतना सब के बाद मिसवी को अवार्ड मिलता है कोरियन जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का। एंड उसके बाद मिसवी के ऑफिस का मैनेजर को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते कि वर्कर को ट्रांसफर करने की। मतलब मिसवी को दूसरे चेयर पे बैठाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, मतलब दूसरे जॉब के लिए। एंड फिर से हमें मिसवी को दिखाया जाता है जो जासूस बन के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एंड इधर हमारा ह्यूंजू जो एक प्रॉब्लम में पहले से ही फंसा हुआ था, ये डिटेक्टिव का रोल करके परेशान हो गया था। और ये इस बीच पार्टी कर रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं कि ह्यूंजू को मना रहे होते हैं ये सब कि फिर से डिटेक्टिव सीजन 4 के लिए करेगा या नहीं, मतलब डिटेक्टिव का रोल करेगा या नहीं सीजन 4 के लिए। ह्यूंजू के मन में होता है कि मैं नहीं करूंगा, पर ये बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार ये हाँ बोलता है कि चलो मैं सीजन 4 के लिए हाँ करता हूँ। उसके बाद ह्यूंजू को टट्टी लग जाती है और बाथरूम चला जाता है और उस बाथरूम में गेट नहीं लगता है, मतलब गेट खराब होता है। एंड उसके बाद ह्यूंजू ऐसे ही अगने बैठ जाता है, जिसके बाद होता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली, भाई साहब मजा आ जाएगा तुमको देख। ये लड़की जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पकड़ा जाती है, कुछ वेटर इसको देख लेते हैं कुछ करते हुए। उसके बाद ये लड़की भागने की कोशिश करता है पर कोई भी गेट नहीं खुलता है, कोई भी दरवाजा का। उसके बाद ये जाके बाथरूम में ही घुस जाती है जहाँ पे बैठा हुआ था हिंजू, और फिर ये लड़की उसके सर या कंधे पर लात रख के खिड़की से भाग जाती है। एंड उसके बाद हिंजू का कंधा फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि हिंजू का बॉडी बहुत ही नाजुक था। उसके बाद हिंजू अपने दोस्त से कहता है मुझे तुमसे कुछ एक बात करना है, ये कि मुझे खांग पिल्गू का रोल नहीं करना है यार, मैं बोर हो चुका हूँ इससे। मतलब इसे लव स्टोरी वाला मूवी कोई करना था जिससे ये हीरो लग सके। लेकिन इसका दोस्त कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें अवार्ड फंक्शन में जाना है या नहीं। हिंजू कहता है तुम्हें दिखता नहीं मेरी तबीयत खराब है और वैसे भी मुझे अवार्ड कहाँ मिलने वाला है, तो फिर मैं जाके करूंगा ही क्या। इतना कहने के बाद फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अमीले का पीए का जो एक्सीडेंट हुआ था, इसे लग रहा था कि पीए का एक्सीडेंट नहीं मौत हुआ है, मतलब मर्डर हुआ है। साथ ही कोरिया में लोगों के मरने के बाद उसका फोटो या कुछ निशानी को चिपकाया जाता है इस दीवार पर ताकि उसके डेड डे पे आ सके। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर तुम लोग समझ जाओ यहाँ पे ये लड़की क्या करने आई है। उसके बाद यहाँ पे एक उसकी फैमिली आती है जिसको ये फूल देने आई थी। उसकी फैमिली कहती है कि अब तुम रहने दो, तुमने हमारी बहुत साथ दिया, मदद किया, अब मैं खुद संभाल लूंगा। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कार में बैठे आदमी से बात कर रहा होता है। कार में बैठा आदमी इससे कहता है ये लड़की का तुम्हें कुछ करना होगा, और ये लोग मिस्वी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पीए के मर्डर के बारे में पता लगा रहा था कि आखिर इसका मर्डर किया है किसने। उसके बाद ये आदमी मिस्वी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कहता है, लेकिन मिस्वी कहती है मेरे परमिशन के बिना तुम मुझे दूसरे चेयर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। उसके बाद चेयरमैन और हिंजू को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया होते हैं, इन लोगों से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पे मिस्वी भी होती है जो सबूत के तौर पे कोई वीडियो पेन ड्राइव में लेके चेयरमैन को दिखाना चाहती थी, जिसके लिए भीड़ से कूदकर चेयरमैन के सामने आ जाती है। और ये लड़की जैकेट को कुछ इस तरह से खोलती है जिसको देखकर हिंजू को लगता है कि ये लड़की चेयरमैन को गोली मारने वाली है, जिसके कारण हिंजू दौड़ते हुए जाता है और मिस्वी को पकड़ के रोक लेता है। और पता चलता है इसके पास तो पेन ड्राइव है, जिसके बाद हिंजू गलती से वहाँ से सीढ़ी से गिर जाता है। और उसके बाद इसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि इसकी पीछे वाला पैंट फट जाता है, पिछवाड़ा ही फट जाता है भाई। और तुम तो जानते हो किस लेवल का बेइज्जती हुआ होगा इस जगह पे, इसका वीडियो भी बन जाता है। मतलब यार तुम सोचो, अभी अभी तो इसकी जिंदगी मस्त हुई थी और अचानक से इसकी जिंदगी में फिर से वही मोड़ आने वाली है लगता है। उसके बाद यहाँ से एपिसोड खत्म हो जाती है। लेकिन क्या इसके बाद ह्यूंजू को फिल्म के लिए रोल मिलेगा या फिर से ह्यूंजू का फटी हाल हो जाएगा, ये पता चलेगा तुम्हें अगले एपिसोड में। इसलिए लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि इसका अगला एपिसोड जैसे ही आए तुम फटाक से देख पाओ। तो मिलते हैं वहीं पर, बाय।